भगवत गीता में भी ये लिखा गया है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। अपने क्लाइंट से ये सारी बातें सुनकर वकील भी सोच में पड़ गया, क्योंकि एक तरफ अक्यूज्ड क्रिमिनल गीता के बारे में बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 साल की उम्र तक 40 लोगों को बेरहमी से मारा था। पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश जैसी चीजों को देखकर डर जाए, लेकिन ये इंसान जहाँ शिकार करता उसी कमरे में अपना खाना बनाकर भी खाता। वह एक ऐसा इंसान था कि जब ये अरेस्ट हुआ उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी। He was a calm as a monk, but the things that he has done would make any monster feel ashamed of himself। इस कहानी की शुरुआत अक्टूबर 20, 2006 को हुई, जब तिहाड़ जेल में एक अजनबी का कॉल आया और कॉल के दूसरी तरफ के इंसान ने ये कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक टोकरी में एक लाश को रखा गया है। ये सुनकर सबके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल जो दिल्ली का जाना माना जेल है, उसके बाहर एक लाश को रखना ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा गया तो उसी फुटपाथ पर एक टोकरी को रखा गया था, जिसमें लाश भी रखी गई थी और लाश के नीचे एक लेटर था, जिस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। अगर हम इस लेटर को एक लाइन में पढ़ें तो उसमें लिखा था, कैच मी इफ यू कैन। जिसने भी वो लाश को रखा था और जिसने भी वो लेटर लिखा था, यह स्पष्ट था कि उसको बहुत ज्यादा ग्रस्त था पूरे कंट्री के जुडिशियल सिस्टम से। वो अपने लेटर से ये बताना चाह रहा था कि वो इस काम में कितना ज्यादा माहिर है और पुलिस कैसे अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कॉल को ट्रेस किया गया, जो पुलिस को 20 अक्टूबर को आया था और उसने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। और ट्रेस से यह पता चला कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ के बाहर उसकी तरफदारी करने वाले से जब पूछा गया तो उसने कहा कि उधर सिर्फ एक ही इंसान आया था। अब बस उस इंसान का स्केच तैयार ही था जो भी ये हत्याएं कर। और लेटर में लिखे गए एक्सेंट से ये पता चलता है कि वो इंसान बिहार का रहने वाला। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर एक बार पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही स्टोन कोल्ड टोन, इशारा सही था कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर एक बार उसी स्पॉट पर एक लाश रखी गई है। उस बॉडी को इतना टाइटली बांधा गया था कि वहाँ पर मौजूद पुलिस भी उसको खोल नहीं पा रही थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आकर कहा कि वो उस बॉडी को खोल सकता है और उसने अपने चाकू से उस बॉडी को खोल दिया। तो बात ये है कि पुलिस और इतने सारे लोग होने के बावजूद जिसने भी वो बॉडी खोली थी वो ही सीरियल किलर था। बॉडी का सिर्फ टोर्सो तिहाड़ जेल के बाहर मिला और बाकी सारे पार्ट्स हजार्ड कोर्ट में थे। पुलिस की स्पेशल यूनिट फॉर्म की गई जिसमें वो सारे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम को ये पता चल चुका था कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, लेकिन यह एक साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसको अपने काम पर बहुत गुरूर था। केस को सॉल्व करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। दोनों बॉडी जो तिहाड़ जेल के पास मिली, दोनों सरकटी लाशें थी। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि ये बॉडी किसकी थी और इनकी जान कहाँ ली गई थी। अब पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई और तभी पुलिस को एक और न्यूज मिलती है कि तिहाड़ जेल की गेट नंबर 3 के बाहर एक और सरकटी लाश मिली है, एक लेटर के साथ। लेटर में उस किलर ने पुलिस के लिए ये लिखा था कि उसको पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा जाए, क्योंकि उसे अपने काम पर गर्व था। उसने यह भी लिखा कि वो पिछले 7-8 सालों से मर्डर करता आ रहा है और जब वो मर्डर नहीं करता तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। किलर की इस बात से यह पता चलता है कि उसके अंदर साइकोपैथिक थ्रेट्स हैं और डर इस बात का है अगर वो साइकोपैथिक है तो वो अपने इस पैटर्न को भी फॉलो करेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस पर इस केस का तनाव बढ़ता ही जा रहा कि तभी उन्हें ये याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ जब तिहाड़ जेल के बाहर सरकटी लाश मिली थी और बाकी के सारे पार्ट्स सारी जगह फैलाए गए थे। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करा गया था, लेकिन ये केस सिर्फ 3 साल तक ही चला क्योंकि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही रही थी तो पुलिस के जासूस से ये पता चला कि आजाद नगर में उसी हुलिये का इंसान एक डॉक्टर के क्लिनिक पर रोजाना जाया करता। पुलिस की टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में आगे बढ़ रही और अगले दिन ही पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची और वहां पर इंक्वायरी करने के बीच ही उस सीरियल किलर का कॉल आया था डॉक्टर को टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर द वेरी नेक्स्ट डे। डॉक्टर को पूछने के बाद ये पता चला कि उस इंसान का नाम चंद्रकांत झा था। चंद्रकांत की 5 बेटियां थी जिनकी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के हाथों हुई। डॉक्टर से ये पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश कर रहा था। तो इसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से भी पूछताछ की और वहाँ उन्हें ये पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है जिस पर वो सब्जियां बेचता है। इस छोटे से इन्फॉर्मेशन से बेसिस पर पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया और सिर्फ कुछ ही घंटों में द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर इन द सिटी वाज हैंडकफ्ड एंड कीप्ड इन पुलिस कस्टडी। अब पुलिस के सारे सवाल और मिस्ट्रीज का जवाब उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर डर या तनाव का जरा भी भाव नहीं था। अब चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए रेडी हो चुका था अगर उससे पुलिस धमकी या मारे नहीं तो। उसने शुरुआत अपने नाम चंद्रकांत झा से की। वो अपनी 5 बेटियों के साथ
दिल्ली में रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए उसने हैदरपुर में घर लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक साल में लगभग 4.42 मिलियन लोग बिहार से दूसरी सिटीज में माइग्रेट होते हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में सारे इमिग्रेट्स अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं और एक छोटे से इन्वायरमेंट में 7 से 8 लोग रहते हैं। और क्योंकि ये सारे दूसरे स्टेट से आते हैं तो उन्हें बहुत से भेदभाव में गुजरना पड़ता है। चंद्रकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने दिल्ली आकर सबसे पहले सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया, जहां वो सब्जी के बोरे उठाया करता और ट्रकों में रखा करता था। चंद्रकांत के लिए सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सिवाय एक हिंसक रात जब चंद्रकांत ने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो गुंडा एक इनोसेंट इंसान को मार रहा था। लेकिन आवाज उठाने पर उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही मार दिया और चंद्रकांत ने लगभग मौत को छू ही लिया था। उसने खुद को इकट्ठा किया और खुद को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और उसने अपना सबक सीखा। उसे पता चल गया था कि सत्ता में होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके सिवा उस जैसे इमिग्रेंट की वैसी ही हालत होनी है जैसे उस रात हुई। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीख लिए। जिस रात लोकल गुंडे ने उसकी ये हालत की, उसी रात अपनी अधमरी हालत में उसने तय कर लिया था कि इसके आगे वो किसी और को उसके ऊपर हक जमाने नहीं देगा। जहाँ चंद्रकांत काम किया करता वहाँ पर भी उसकी यूनियन लीडर के साथ उसकी काफी वायलेंट हिस्ट्री रही। वहाँ की यूनियन लीडर्स सारे लेबर से एक सर्टेन अमाउंट वसूलता था, जिसे चंद्रकांत ने बेकार समझा क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई थी। एक दिन चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से उस यूनियन लीडर के हाथ में इकट आ गया और चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया था। चंद्रकांत की बीवी को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। इन चंद्रकांत के साथ जेल में काफी बुरा बर्ताव हुआ। कभी कभी उसको बिना कपड़ों के रखा जाता और कभी कभी उसको कम खाना दिया जाता। जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने सबसे पहले पंडित, जो वो यूनियन लीडर था, उसको अपना पहला शिकार बनाया और 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो उसी यूनियन लीडर की थी और यही से कहानी शुरू हुई। चंद्रकांत ने 2003 में उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों की जान ली और फिर 2006 और 2007 में उसी पैटर्न को फॉलो करता गया। टिल डेट ये तीनों मर्डर्स का कोई एविडेंस नहीं मिला था पुलिस को रिसेंट मर्डर का एविडेंस तब मिला जब चंद्रकांत ने उनसे कहा कि उसने सर कटी लाश का सर यमुना रिवर में डाला है। चंद्रकांत के हिसाब से वो उन सारे लोगों को पनिश किया करता, उनको मारकर, और अपने पापों को धोने के लिए उनके सर यमुना रिवर में डाल दिया करता। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव में रहने वाला था। वहाँ के लोग भी उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे उसके वायलेंट नेचर की वजह से। चंद्रकांत छोटी से छोटी बात पर ट्रिगर्ड हो जाता था। अगर कोई उसके घर में झूठ बोलता या उसके घर में कोई नॉनवेज खाता। चंद्रकांत की मर्डर करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। वो जिनको भी मारना चाहता उनसे अपनी दोस्ती बना लेता, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग या तो उसके गांव में थे या फिर पड़ोसी गांव में से। वो उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता और उनको अपने घर में रहने देता। वो उनको छोटे मोटे काम दिया करता और उसने अपनी एक पहचान बना ली थी। लेकिन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स सिर्फ एक गलती की वजह से मारे जाने से दूर थे। चंद्रकांत के गांव के वीडू जादव भी इसी जाल में फंस गए थे। जब वीडू जादव चंद्रकांत के घर गए तो कमिट द मर्डर रिचुअल, उन्होंने यह देखा कि वहाँ पर 2 और लोग थे जो हेल्पलेसली बंधे हुए थे। लेकिन वीडू जादव ने होशियारी दिखाई और अपने साथ बाकी के 2 लोगों को भी जान से बचा लिया, जिनमें से एक का नाम था अनिल मंडल, जिन्होंने चंद्रकांत के कमरे से उसका कैमरा लिया। वो वही कैमरा था जिससे झा ने उनकी फोटोज ली गई थी। आयशा सूद नामक डायरेक्टर ने 20 जुलाई 2022 में एक वेब सीरीज रिलीज की नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम द इंडियन प्रेडेटर, जिसमें वो सारी फोटोज दिखाई गई थी। और वो सिर्फ फोटोज नहीं है बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द डार्क साइकोपैथिक माइंड ऑफ चंद्रकांत झा। अपनी कहानी बताते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर बिल्कुल भी रिग्रेट या डर नहीं था। तो सवाल ये आता है कि किसने चंद्रकांत को दिल्ली का सबसे भयंकर सीरियल किलर बनाया? वेल, दिस गोज बैक टू हिज अपब्रिंगिंग एट गोसाई। चंद्रकांत का ये कहना है कि उसकी माँ उसके प्रति बहुत ज्यादा इग्नोरेंट थी और हमेशा उसकी आवाज को दबाया जाता। और दिल्ली में आने के बाद चंद्रकांत के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसको एक हिंसक व्यक्ति को कसाई बना दिया। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हम सेलिब्रिटीज, अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों की ये बात होती है और हम लेबर क्लासेस को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें चंद्रकांत जैसे कई सारे लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मानसिक स्वास्थ्य को किसी और के मानसिक स्वास्थ्य से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इमिग्रेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी इतनी रफ जिंदगी की वजह से ये अप्रवासी अनेक मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं। आज चंद्रकांत अपनी जिंदगी जेल में बिता रहा है, लेकिन आज भी गोसाई गांव के लोग और भी लोग जो चंद्रकांत की जाल से बच चुके थे वो इसी डर में हैं कि अगर किसी दिन चंद्रकांत पेरोल पर बाहर निकले और उन सब से बदला ले तो क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको क्या लगता है
मेंटल हेल्थ इश्यूज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट्स के लिए? लेट अस नो इन द कमेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू MHN मीडिया फॉर मोर सच वीडियोस।